क्या आपने कभी डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना? एक डोमिनो होता है बिल्कुल छोटा सा कार्ड जैसे साइज का। पता है उस इफेक्ट में क्या है? कि अगर एक डोमिनो अपने से जस्ट डबल साइज वाले डोमिनो को गिराए और यही सीरीज कंटिन्यू हम कुछ देर के लिए कर दें, कर दो, तो केवल 57th जो डोमिनो है वो आपके मून की हाइट को रीच कर जाएगा। जरा सोचिए, स्टार्ट बहुत ही छोटा है लेकिन इफेक्ट बहुत बड़े हैं अगर उसमें कंसिस्टेंसी ऐड कर दी जाए तो। जस्ट अ सिंपल। इससे पहले कैसे किया, क्या किया, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आज से ही छोटे छोटे इफेक्ट स्टार्ट कर दिए जाएं, छोटे छोटे प्रयास शुरू कर दिए जाएं और बस अगले दिन जस्ट थोड़ा सा ऐड किया जाए, जस्ट थोड़ा सा ऐड किया जाए, तो ये जो कंसिस्टेंसी का कमाल है ना, वो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो गुड इवनिंग, मेरा नाम है आदित्य और मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ रीजन एसर्शन सीरीज में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर को, जहां हम फैराडे के लॉज को, कंडक्शन को और उनके साथ साथ होने वाले जितने भी प्रोसेस होंगे उन सारे टर्म्स को हम सीखेंगे। कैसे करके कोई भी प्रोसेस कन्वर्ट होता है, कैसे भी कोई इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस इंडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ईच एंड एवरीथिंग हम हर एक चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले असर्शन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अपने पहले असर्शन को। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है फर्स्ट असर्शन में। A current carrying loop made of a wire length capital L is placed in a magnetic field. It experiences a torque which is greater than the torque on a circular loop made of the same wire carrying the same current in the same magnetic field. क्या बात समझ में आई? मुझे एक लूप दिया गया है जिसकी लेंथ L है, तो अगर मैं L लेंथ लेके चलूं तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। क्लियर? अब इस लूप को जब मैंने ले जाके मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसने क्या एक्सपीरियंस किया, दैट इज द टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, दैट इज द mb साइन थीटा। क्लियर है? अब बात हो रही कि इसमें कोई एक करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हमने करंट ले ली। अब जो इसके टॉर्क का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किसी सर्कुलर कॉइल के टॉर्क से ज्यादा है, किसी सर्कुलर कॉइल के टॉर्क से ज्यादा है, जबकि वो सर्कुलर कॉइल उसी सेम मटेरियल से बनी हुई है, उसमें सेम करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और वो जहां रखी गई है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या है, सेम है। लेकिन फिर भी जो हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है वो क्या है, ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही? वो वैल्यू हमारी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा और चलते हैं आगे और रीजन को समझते हैं वो क्या कहना चाहता है। अ स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप। वो कह रहा है कि अगर लूप तुम स्क्वायर कंसीडर कर लो, वो रेक्टेंगल का भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम स्क्वायर लूप कंसीडर कर लो तो उसका जो एरिया होगा वो सर्कुलर लूप से ज्यादा होगा ऑन द सेम लेंथ, सेम लेंथ से जो हमने बनाया होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे एक लेंथ L मिलती है, उस लेंथ से पहले मैंने एक स्क्वायर बनाया, सेम उसी लेंथ से मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया। ठीक है, अब जब मैं एरिया की बात करने वाला हूं, एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में मेरा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो ज्यादा है, किससे, एरिया ऑफ लूप से ज्यादा है। तो क्या वो मेरे टॉर्क पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? चलो इस बात को समझते हैं। क्या मुझे इससे कोई इफेक्ट होना चाहिए? ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ी सी जगह को यहाँ पे खाली करता हूँ और अब ध्यान से देखेंगे कि मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है क्या वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो, दैट इज द m, दैट इज द b। व्हाट इज द m? तो m इज इक्वल टू होता है I इंटू ए, एंड व्हाट इज a टेंड्स टू एरिया। इसका मतलब एरिया जिसका ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करने वाला है। इसका मतलब मेरा असर्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके। रीजन ने साफ साफ बोला है कि जो स्क्वायर लूप है उसका एरिया हमारे सर्कुलर लूप से ज्यादा है और एरिया ज्यादा होने की वजह से ही टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। मतलब मेरा रीजन भी करेक्ट है और रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन किया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। गेट इट? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पर।
assertion induced EMF will always occur whenever there is change in magnetic flux. EMF तभी इंड्यूस होता है जब किसी फ्लक्स ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात सही है या गलत? तो हमने देखा है ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, जहां पे फ्लक्स वेरिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इसकी वजह से ईएमएफ क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। असर्शन हमारा हो गया है करेक्ट। रीजन पे चलते हैं। रीजन क्या लिखा हुआ है? रीजन करंट ऑलवेज इंड्यूसेस व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहे करंट हमेशा इंड्यूस होता है जब भी कभी भी फ्लक्स में चेंज आता है। देखो ये बात कहां तक सही है समझना ध्यान से। सबसे पहले मुझे चाहिए होता है फ्लक्स में चेंज। अगर किसी भी रीजन से मेरा फ्लक्स वेरिएट करेगा तो उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब ईएमएफ के बाद चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो कौन बनेगी? करंट। अब जैसे ही मैं इस रास्ते की तरफ बढ़ता हूं तो यहां से फिर से दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट का मतलब हम देखते हैं कि जो हमारी कॉइल है वो कैसी है। अगर मेरी कॉइल क्लोज्ड है ऐसी कंडीशन में मुझे करंट देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पे अगर मेरा सर्किट या फिर मेरी कॉइल ओपन है, क्लोज नहीं है, तो मुझे किसी तरह की करंट नहीं मिलेगी। और हमारे असर्शन ने बोला है कि जो करंट है वो हर बार इंड्यूस होने वाली है, जो करंट है वो हर बार इंड्यूस होने वाली है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी मेरा सर्किट ओपन होगा कितना भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ हो करंट फॉर्म नहीं होगी। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पे, पढ़ते हैं अपने अगले असर्शन को। फैराडेज लॉ आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फैराडेज लॉ है, ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है? शो करता है। एग्जैक्ट सही बात है, तो हम इसे क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, फैराडेज लॉ जो है हमारे, है ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन को कैरी करके चलते हैं। इट्स क्लियर, ठीक है। अब हम इसके जरा रीजन पे आए तो रीजन में बोला गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या ईएमएफ इंड्यूस कर सकती है? बिल्कुल इंड्यूस कर सकती है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है तो मैग्नेटिक फील्ड के अवेलेबल होने से हम इसमें अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन कर दें तो वेरिएशन करने से फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा। क्या बात समझ गए? इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, पर क्या मेरा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो बिल्कुल नहीं सर। तो किस ऑप्शन नंबर के साथ आपको जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी के साथ। सिंपल, ओके। चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। अपने नेक्स्ट सेशन पे क्या लिखा है? द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर वाउंड ईच अदर। अगर मैं दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर वाउंड कर देता हूं ऐसी कंडीशन में जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म वो मैक्सिमम होने वाला है। जरा समझो, क्या ओरिएंटेशन मैटर करता है? ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई दो कॉइल लेता हूं, ठीक है, एक ऐसी और एक कॉइल मैं ले रहा हूं ऐसी, ऐसी कंडीशन में जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसको यहां से कट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ बहुत फ्लक्स बनेगा। ओके, सेम अगला एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक कॉइल ऐसे ली है और अगली कॉइल को मैंने ऐसे ले लिया, लगभग ये 90 डिग्री पे मैंने प्लेस कर दी। अब जरा यहाँ से देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसको कट करेंगे, कुछ बहुत इंडक्शन करने वाली है, थोड़ा बहुत इंडक्शन करेंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब इसी ओरिएंटेशन को मैं और ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? जरा समझिएगा, देखना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं तो मैंने जो अभी कॉइल बनाई है इसी कॉइल के जस्ट ऊपर मैं अगली वाइंडिंग भी करके तैयार कर दूंगा। इससे होता है क्या है कि जो फील्ड लाइंस अभी यहाँ से निकल रही थी, कुछ फील्ड लाइन बाहर जो जा रही थी, जैसे यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस से कट किया लेकिन मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस बाहर निकल गई, तो जो भी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं इसका मतलब हमारा फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे किसी दूसरे कॉइल को टच करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो उतना ज्यादा ही फ्लक्स फॉर्म होगा। और आप देखो कि इस तरीके में, इस बिहेवियर में, इस ओरिएंटेशन में हम मैक्सिमम फील्ड लाइन से क्या बना पाएंगे? फ्लक्स बना पाएंगे, क्योंकि जितना फील्ड लाइन पहले वाली कॉइल प्रोड्यूस करेगी सेम उतनी ही फील्ड लाइंस हमारी दूसरे वाली कॉइल के एरिया को कट करने वाली है।
क्या बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स में चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा फ्लक्स डेवलप होगा, ज्यादा ईएमएफ भी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे असर्शन है वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट होने चाहिए। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर बाउंड ईच अदर। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फर्स्ट असर्शन प्रॉपर तरीके से करेक्ट हो गया है। रीजन पे बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन? The flux linkage between the two coils is maximum when they are wound each other। ठीक है, इन्होंने भी वही बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फ्लक्स का लिंक है दोनों कॉइल का वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब जितना ज्यादा फ्लक्स डेवलप होगा उतना ही ज्यादा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म भी इंक्रीज करेगा। असर्शन सही है हमारा, रीजन भी सही है। अगर दोनों चीजें सही होती हैं और एक्सप्लेन करते हुए जाती हैं तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पे, पढ़ते हैं अपने एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन ऑफ अ मैग्नेट falling through a long solenoid decreases। फिर से ध्यान से रखना, acceleration of a magnet falling through a long solenoid decreases। ऐसी बात है, जरा समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे एक ऐसा सोलिनॉइड बना ली, ठीक है, बन गई। अब मैं इस पूरी सोलिनॉइड से सिर्फ एक सर्किल लेना चाहता हूँ। दिस इज द सर्किल, मैंने ये सर्किल यहाँ से ले लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो, बाकी सारी चीजों को मैं देखो यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। हमने एक सोलिनॉइड ली। अब सोलिनॉइड का जो अपर सरफेस है वो कैसा दिखाई देगा, कुछ लुक लाइक ऐसा दिखाई देगा। क्लियर होगी बात? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से एक मैग्नेट को फ्री फॉल करा देता हूँ। ठीक है, अब वो मैग्नेट यहाँ पे गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। क्लियर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे मैग्नेट क्लोज आना शुरू होगा वैसे वैसे इसकी जो फील्ड लाइंस के नंबर्स हैं वो इन्हें कट करना शुरू करेंगे। गेट इट? और जितना ज्यादा क्लोज आएंगे फील्ड लाइंस के नंबर उतने बढ़ते जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या मेरा बी वेरिएट कर रहा है थ्रू दिस कॉइल? अगर मेरा बी वेरिएट करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या फ्लक्स में चेंज डेवलप होगा? अगर फ्लक्स में चेंज डेवलप होगा तो क्या ईएमएफ बनेगी? और ईएमएफ बनने के बाद अगर मेरा सर्किट या लूप क्लोज है तो ऐसी कंडीशन में एक करंट का भी फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आई? अब जो करंट बनती है हम चलते हैं उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो करंट की डायरेक्शन किस बात पर डिपेंड करेगी, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम किसके साथ जाएंगे? लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या कहता है? फाइंड करो कि वो रीजन क्या था और उसी का अपोज कर दो। तो करंट बनी क्योंकि ईएमएफ बना, ईएमएफ बना क्योंकि फ्लक्स का चेंज हुआ, फ्लक्स का चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि साउथ पोल मेरे क्लोज आता जा रहा है और साउथ पोल ही यही एक्चुअल रीजन है। तो अगर मुझे साउथ पोल को रोकना है तो तुरंत यहाँ पे एक साउथ पोल बनाना पड़ेगा जिससे साउथ और साउथ में क्या हो? रिपल्शन, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होगी। ऐसी कंडीशन में साउथ और साउथ क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। तो अगर ये एक्सेलरेशन जी से गिर रहा था और अब कोई रिपल्शन लगना शुरू होगा तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो लेस देन जी हो जाएगी, यानी इसमें एक्सेलरेशन डाउन करेगा। असर्शन इज एक्चुअल में क्या हो गया सर? करेक्ट हो गया, यानी असर्शन मेरा क्या है? सही है। पूरी बात समझ में आ गई? ओके, चलते हैं रीजन पे। The induced current produced in a circuit always flow in such a direction that opposes the change to cause that produce it। ये क्या कह रहा है कि लेंज लॉ को फॉलो करो। अगर लेंज लॉ को मैं फॉलो करूंगा तो मैं साउथ पोल तक पहुंचूंगा और जो साउथ पोल होगा वो अगले साउथ पोल को रोकेगा। ऐसी कंडीशन में मेरा जो रीजन है वो भी करेक्ट है और इसी लेंज लॉ की वजह से हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो हम कहेंगे कि हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पढ़ेंगे अपने अगले सेशन को। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी passing through an area A is given by relation phi is equal to B dot A। phi is equal to B dot A। अब जरा मेरी बात को समझना। देखो इन्होंने रिलेशन तो लगभग थोड़ा थोड़ा सही लिखा है लेकिन थोड़ी सी कमी कर दी। जब हम किसी चीज को डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के सिंबल के साथ लिख रहे होते हैं तो ये हमारे लिए मस्ट हो जाता है कि हम उसके ऊपर वेक्टर्स को भी लगा के दें। B डॉट A अगर केवल लिखा, देखो फर्क समझना दोनों में। मैं सिर्फ यहाँ पे B डॉट ए लिख के दे रहा हूँ, इसका मतलब ये जो डॉट का टर्म है ना वो सिंपल से एक मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ना कि डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहेगा तो डॉट का मतलब प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब ये दो वेक्टर्स के बीच में लगा होगा। अभी बी और ए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करके सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे। देखो ये वैल्यू कब सही हो जाती है? अगर बी ए के साथ यहाँ पे cos थीटा लिखा होता है तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो आप बी ए cos थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
केवल आप डॉट के साथ उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो आपको उन्हें वेक्टर्स के बीच में ही बना के देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसी कंडीशन में हमें अपने असर्शन को रॉन्ग बोलना होगा। ठीक है, बात समझ गए? थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के दुखी होके, लेकिन बोलना तो रॉन्ग ही पड़ेगा। आते हैं रीजन पे। कह रहे हैं क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। जब भी हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा स्केलर मिलता है। आंख बंद करके कह दो गलत है ना? वेक्टर वेक्टर्स से तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ये सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं। दोनों बातें अगर सर गलत हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ दौड़ भाग के चले जाइए। पढ़ेंगे अपने अगले सेशन को। क्या लिखा है? व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल। अगर मैं नंबर्स को डबल कर दूं तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बिकम्स 4 टाइम। ऐसी करने पे ये 4 गुना हो जाता है। और जरा देखिए क्या एक्चुअल में ऐसी कहानी होगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या होता है हमारे पास? एल। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब जरा देखो, जो सेल्फ इंडक्टेंस एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर है। अगर मेरे लिए पहले एन की वैल्यू केवल एन थी तो यहाँ पे एन स्क्वायर रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी हमसे बोला गया कि नंबर्स को हमें 2 गुना करना है। अगर मैं नंबर्स को 2 गुना करूं और फिर इसका स्क्वायर करूं तो क्या रिजल्ट मुझे 4n स्क्वायर मिलेगा। यानी एज अ कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट, अभी जो रिजल्ट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मेरा असर्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। रीजन में क्या बोला गया? दिस इज बिकॉज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो सर ये वाली भी बात सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाने वाले हैं। और पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट को। क्या लिखा है? इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉड क्लोजर टू अ करंट कैरिंग लूप अलोंग इट्स एक्सिस। एक मैग्नेट को हमें क्लोज लेके आना है किसी करंट कैरिंग लूप के, वो भी उसकी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम बना लेते हैं एक लूप। ये हमने बना दिया, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे बना दी एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं? सामने से एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं इसकी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये बनाया नॉर्थ और ये बनाया साउथ। ठीक है, अभी जो हमने लूप लिया है वो कैसा है? करंट कैरिंग है, तो इसमें किसी तरह की कोई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन द करंट ऑलवेज डिक्रीजेस इन द लूप। ऐसा करने पे जो करंट होने वाली है लूप की वो हमेशा डिक्रीज करेगी। ऐसा इन्होंने कहा है। चलो इस बात को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं। ऐसे करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं नॉर्थ पोल को इस तरफ लेके आ रहा हूं, इसका मीनिंग आप समझते हो कि जैसे जैसे नॉर्थ पोल आएगा, फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा यहाँ पे होंगी। इसके इस एरिया के अक्रॉस बी के नंबर्स बढ़ेंगे। जब बी में चेंज होगा तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ, और ईएमएफ के बाद क्या आएगी? करंट आएगी। अब जो करंट है वो इस बात को डिसाइड करेगी, जो लूप है ना, वो इस बात को डिसाइड करेगी जो लूप में करंट फ्लो कर रही है वो किस तरह से फ्लो करेगी। वो किस बात पे डिसाइड होने वाली है कि रीजन क्या है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है, और उसी रीजन का जाके क्या करो? अपोज करो। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को थोड़ी देर में ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में रीजन मेरा क्या होगा? नॉर्थ पोल का पास आना। नॉर्थ पोल पास ना आता तो किसी तरह का कोई चेंज ना होता। अब नॉर्थ पोल का अपोज करने के लिए ये क्या करेगा? नॉर्थ पोल को ही फॉर्म करेगा। अगर इसने नॉर्थ पोल को फॉर्म किया अपोज करने के लिए तो इसकी करंट की डायरेक्शन वापस फिर इसी तरह आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी करंट फ्लो कर रही थी उसी डायरेक्शन में एक और इंड्यूस्ड करंट आ गई है। तो क्या ये करंट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए? और इसमें लिखा हुआ है कि कुछ भी हो यहाँ पे हमेशा रिजल्ट हमारा डिक्रीज करता है। ऐसी कंडीशन में हमारा असर्शन क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर हुआ सबको? ओके, अब चलते हैं इसके रीजन पे। तो रीजन में इन्होंने क्या बोला? रीजन बोला मैग्नेट इज रिपेल बाय द लूप। और जो मैग्नेट होगा वो लूप की वजह से रिपेल करेगा। ठीक है, जो लूप है वो मैग्नेट को रिपेल करेगा। अगर वो रिपेल करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? करंट कम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि जब नॉर्थ पास आया तो नॉर्थ ही बना, और देखो नॉर्थ रिपेल तो कर रहा है। अब रिपेल कर रहा है लेकिन फिर भी देखो करंट इंक्रीज हुई है। क्या डिक्रीज हुई इस रीजन से? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सर हमारा रीजन भी रॉन्ग है। अगर दोनों टर्म्स मेरे रॉन्ग होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाते हैं? डी के साथ जाते हैं। आएंगे अपने अगले असर्शन पे और पढ़ेंगे अपने अगले सेशन को। क्या लिखा है? इफ अ स्टील कोर इज यूज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर then hysteresis losses are increased पहली बात करते हैं व्हाट इज द hysteresis लॉस। तो आपने इसका एक लूप पढ़ा होगा, ठीक है, याद है आपको? एक ऐसे करके हम ग्राफ बनाते हैं, hysteresis ग्राफ, दिस इज द hysteresis लूप।
ठीक है, जहां पे हमारा ये टर्म और ये टर्म कुछ रिप्रेजेंट करता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, इस तरफ के पार्ट को और इस तरफ के पार्ट को, दोनों वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ क्लियरिटी के साथ, कोर्सिविटी। ठीक है, व्हाट इज द रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी क्या बताता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दूं फिर भी मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची रह जाएगी, दैट इज द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर है? व्हाट इज द कोर्सिविटी? तो कोर्सिविटी वो मैग्नेटिक फील्ड के नंबर्स होते हैं या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है जिसे लगाकर हम, जिसे अलग से एक्स्ट्रा लगाकर हम अपोजिट डायरेक्शन में बची हुई मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करते हैं, दैट इज अवर कोर्सिविटी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर मैं स्टील कोर को यूज कर लूं ट्रांसफॉर्मर में इन अ प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन को, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा जरा समझिएगा। पहले बात आप मेरी समझो कि हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन में जो रिटेंटिविटी होती है और जो कोर्सिविटी होती है ये दोनों ही लो होती है। इससे फायदा क्या होगा कि सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो ज्यादा वो रिटेन करता नहीं, जिससे लो रिटेंटिविटी हुई तो कोर्सिविटी भी, अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आप अलग से खर्च कर रहे हो वो भी नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से मैग्नेटाइज जल्दी से डीमैग्नेटाइज, इससे लॉसेस हमारे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्टील यूज करूँ तो स्टील भी जल्दी से मैग्नेटाइज होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, डीमैग्नेटाइज भी होगा, लेकिन एज अ कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके रखेगा। अब जब ज्यादा रिटेन रहेगा, उसे जीरो करना होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड खर्च करनी पड़ेगी, तो कोर्सिविटी भी बढ़ जाएगी। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी दोनों ज्यादा होती है सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में, किसकी, स्टील के। इसलिए से हिस्टैरिसीस लॉस मेरा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो मेरी जो पहली वाली बात है वो सर करेक्ट हो गई। ठीक है, चलो सेकंड वाली बात को पढ़ते हैं। Steel core is easily magnetized, but it is easily not demagnetized by alternating मैग्नेटिक फील्ड। स्टील कोर जो है वो मैग्नेटाइज तो बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, और अगर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, रीजन सही है, असर्शन सही है, तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? गेटिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, बढ़े आगे, पढ़ते हैं अपने अगले सेशन को। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू any circuit is changes then an EMF in induced in it। एग्जैक्ट, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के सर्किट में बदलेगा तो EMF बनेगा 100%। दिस EMF is equal to the negative of rate of change of flux। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस d∅dt। द नेगेटिव चेंज रेट ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। असर्शन इज करेक्ट। रीजन पे आते हैं, रीजन में क्या लिखा हुआ है, direction of induced EMF is always such that it always opposes the cause by which it is produced। exact, ये बात भी मेरी क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन इंड्यूस होके इसके अंदर बनती है कि वो अपने कॉज का क्या करे, अपोज करे। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन क्या कहीं से कोई एक्सप्लेनेशन की बात हुई है? बिल्कुल भी किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हुई है। क्या हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई सर? हुई है। तभी तो समझना मेरी बात को, जो EMF का रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन को लेके प्रोड्यूस हो रहा है कि उसी रीजन का अपोज करे जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये होता है, ये बात हमें कब पता चलती है, कैसे सिंबल वाइज हम इस बात को समझ पाते हैं? तो सिंबॉलिक इस बात को समझाने के लिए देखो यहाँ पे माइनस लगाया गया है। यहाँ पे माइनस जो सिंबल है ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे लेंज ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग समझाया था। अगर ध्यान से देखें तो ये सब क्या है, लेंज लॉ ही तो है, यानी नेगेटिव सिंबल इज ऑल अबाउट द लेंज लॉ। और लेंज लॉ ही इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो नेगेटिव साइन आया है वो इसी वजह से आया है। इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, किस ऑप्शन के साथ जाओगे, ए ऑप्शन के साथ जाओगे। गेट इट? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द क्वांटिटी L by R possess डायमेंशन ऑफ टाइम। जो L by R की क्वांटिटी है वो हमारे टाइम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। जरा देखते हैं क्या है। अगर मैं यहाँ पे EMF को फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि मुझे L चाहिए, तो इन द टर्म्स ऑफ EMF इज इक्वल टू मैं लिखूंगा di/dt। क्लियर हो गया? दैट इज द इंडक्टर। अगर मैं EMF को ब्रेक करना चाहूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I into R। एग्जैक्ट, अगर मैंने इस जगह लिखा I into R तो L इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, d/dt। क्लियर हो गई बात? अब मुझे चाहिए L by R का टर्म, तो मैंने यहाँ पे कर लिया L by R का टर्म, d/dt मैं उधर भेजूंगा,
तो डी टी मल्टीप्लाई बाई आई और अपॉन में मेरे पास क्या टर्म आ गया, डी आई का टर्म आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आई और आई एम्पियर और एम्पियर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मैं डायमेंशन वाइज जाऊं तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों की डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट होगी, सिर्फ मेरे पास dt का टर्म बचेगा और dt का टर्म टाइम की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये मेरी बात सही है? तो ऐसी कंडीशन में मेरा असर्शन क्या हो गया, एग्जैक्ट करेक्ट हो गया। अब मुझे पढ़ना है अपने रीजन को। क्या टू रिड्यूस द रेट, पढ़ते हैं इसको, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट L बाई R। अगर मुझे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट को चेंज करना है, रिड्यूस करना है, तो मुझे L बाय R का जो टर्म है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। देखो थोड़ा सा एक लाइन बैक होते हैं हम यहाँ पे, और देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर मैंने d बाई डी टी के इस टर्म को इधर भेजा है, तो मुझे जो r बाई एल का रिजल्ट, सॉरी जो L बाई R का रिजल्ट मिला वो कुछ मुझे ऐसा देखने को मिला था। यहाँ पे मेरे पास करंट थी और d बाई डी टी को मैं लेके जाऊं तो डी आई बाई डी टी कुछ ऐसा लिखा होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। ठीक है, और अगर मैं इस टर्म को इंक्रीज कर दूं, ठीक है मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं इस टर्म को इंक्रीज कर दूं, सिंपल सी बात है, उसके लिए मुझे डी आई बाई डी टी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और यही लिखा हुआ है कि अगर आप रिड्यूस कर देते हो रेट को, इंक्रीज ऑफ करंट को, तो इसके लिए आपको जो L बाई एल टर्म है, जो L बाई R का टर्म है, उसे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दोनों क्या है हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हमारा रीजन भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। हमारा रीजन भी करेक्ट है, हमारा असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमारे रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ कि जो टाइम ऑफ डायमेंशन है वो इस रिजल्ट से आया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करने वाले हैं। ए सही है, आर सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, दैट्स व्हाई बी इज आवर करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इस चैप्टर में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, हमने कोशिश की कि उनसे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ रीजन एसोसिएशन जरूर मिले, जिन्हें हम आगे चल के क्या कर सके, क्लैरिटी के साथ आपको कवर करा सके। तो आई होप कि हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को भी साथ में कवर कर लिया है, आपको क्लैरिटी दे दी हो, रीजन एसोसिएशन के डर को भी हमने आपके मन से कम करने की कोशिश की है, और वो हो भी रहा है। क्लियर होगी बात? तो फिर मिलते हैं अगले रीजन एसोसिएशन की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम अगले चैप्टर को लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए इन बाकी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, और जिस सीरीज को हम लेकर आए हैं उसमें हर एक चैप्टर एक के बाद एक आता है, तो आपको पहले से पता होता है कि अगला चैप्टर कौन सा है। तो कल की सीरीज जो आएगी, कल जो चैप्टर हम कवर करेंगे, उसके जो टॉपिक्स होंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उन्हें आप पहले से पढ़ के बैठिएगा, ताकि आप मुझसे भी पहले इन रीजन असर्शंस को कवर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।